नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद बजरिए फेसबुक लाइव आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। इस बीच कई कारण रहे, कह सकता हूँ कि कुछ मन भी उचाट था कि आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। बिहार में विधानसभा के चुनाव की रणभेदी बज चुकी है। ऐसे में लगा कि बिहार के जरिए, बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के जरिए दोबारा से आपके साथ जुड़ने का माकूल समय है। बिहार ने देश को एक से बढ़कर एक सपूत दिए हैं। किसी भी विधा का आप इतिहास पलट लीजिए, आप पाएंगे प्रथम 10 नामों में से एक नाम में कोई ना कोई बिहारी जरूर है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन हों, जयप्रकाश नारायण हों, राजनारायण हों, दर्जनों ऐसे राजनेता इस प्रदेश से निकले। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट, भगवान महावीर की भूमि भी बिहारी है। देश को 4 भारत रत्न बिहार ने दिए। वैज्ञानिक बीसी रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खान। फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर आप लिस्ट देखें तो इसमें भी 2 नाम बिहार से हैं, दादा मुनि अशोक कुमार का और फिल्म निदेशक तपन सिन्हा का। साहित्य के क्षेत्र में तो एक से बढ़कर एक नाम इसी प्रदेश के खाते में है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हों, राम वृक्ष बेनीपुरी हों, अंग्रेजी भाषा के विश्वविख्यात साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल हों, सभी यहीं के बीज हैं। मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, आप नाम सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन यह सूची, यह लिस्ट समाप्त नहीं होगी। पत्रकारों की तादाद इतनी कि पूछिए मत। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश हों, एनडीटीवी के रवीश कुमार हों या पुण्य प्रसून वाजपेयी, लंबी सूची है बिहार से निकले देश भर में, यहाँ तक कि विश्व भर में ख्याति पाए पत्रकारों की। उद्योग जगत की कई नामी हस्तियां यहाँ जन्मी। शायद आपको पता ना हो, लेकिन सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक बिहार से ही हैं। वेदांता समूह, जो विश्व का एक बहुत बड़ा औद्योगिक समूह है, वहां के अनिल अग्रवाल भी बिहारी हैं। देश के सबसे बड़े कुख्यात ठग नटवरलाल की जन्मभूमि भी बिहार है। इन सब का जिक्र यहां इसलिए कि इतनी उर्वरक धरती होने के बावजूद आजाद भारत के 53 बरस की यात्रा में आज तक बिहार से एक भी व्यक्ति देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। जैसा मैंने कहा, आप जानते हैं राज्य में विधानसभा चुनावों की रणभेदी बज चुकी है, इसलिए समय माकूल है इस बात पर चर्चा करने का कि प्रधानमंत्री पद के कभी एक विश्वस्त और योग्य चेहरा बन के उभरे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्यों कर और कैसे चूक गए और वर्तमान में मात्र बिहार की राजनीति तक सिमट कर रह गए हैं। तो चलिए विधानसभा चुनावों पर द संडे पोस्ट की इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा से। समझने का प्रयास करते हैं कि बजरिए वर्तमान विधानसभा चुनाव इस मुल्क की सबसे बड़ी त्रासदी, जात पात, धर्म, राजनीति और अपराध के गठजोड़ को बिहार ने कैसे पनपाया या बिहार के चलते ये कैसे फला फूला। प्रयास करते हैं ये समझने का भी कि नीतीश कुमार आज मात्र एक ऐसे शत्रप बनकर क्यों रह गए हैं जिनका भविष्य इन चुनावों के बाद अधर में लटका नजर आ रहा है। हालिया समय में बिहार के 2 बड़े राजनेता ऐसे हैं जिनको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर रहता है कि इन दोनों में से किसको राजनीति के मौसम का ज्यादा बड़ा
पारंगत माना जाए। इनमें से एक पिछले दिनों दिवंगत हुए लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान हैं और दूसरे हैं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन दोनों के बारे में राजनीतिक विश्लेषक इस बात को स्वीकारते हैं कि इन दोनों को सत्ता के साथ जुड़े रहने का हुनर आता है और ये समझ लेते हैं, भांप लेते हैं कि कब जनता का मिजाज बदलने वाला है और उसी अनुसार ये हमेशा अपनी विचारधारा को कोने रखकर जो भी पक्ष सत्ता में आने वाला हो, चाहे घोर दक्षिणपंथी हो या घोर सेकुलर हो, उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। पासवान जी कुछ ही दिनों पूर्व दिवंगत हो चुके हैं। अपनी राजनीतिक विरासत पुत्र चिराग पासवान के हवाले कर नीतीश कुमार लेकिन मैदान में है। इन दिनों नेताओं के मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व पाने की जद्दोजहद हमेशा से रही। सत्ता में हर कीमत पर बने रहने का हुनर पासवान में भी था, नीतीश कुमार में भी है। इसलिए इन दोनों में कौन ज्यादा अवसरवादी है तय करना थोड़ा कठिन काम है। मैं समझता हूं आया राम गया राम की राजनीति के सिरमौर का खिताब नीतीश कुमार के खाते में जाना चाहिए, जाता है। पासवान इस कला में नीतीश के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। इस कला में पारंगत होने के कारण नीतीश की लंबे अरसे से सत्ता के साथ गठजोड़ कायम रहा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसी अपनी कला के चलते आज वे मात्र बिहार प्रदेश की राजनीति तक सिमट कर रह गए हैं और पहले बिहारी मूल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मौका गंवा चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना के ब्लॉक बख्तियारपुर में, जो कि एक विधानसभा सीट भी है, 1 मार्च 1951 में जन्मे नीतीश की राजनीतिक यात्रा का निष्पक्ष आकलन उन्हें एक ऐसे अवसरवादी सत्तालोलुप राजनेता के रूप में सामने लाता है जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की राजनीति करने वाले उस मिथक को खंडित करता है जो नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत से बीते दशकों में गढ़ा स्वयं के लिए। नीतीश ने स्वयं की छवि समाजवादी विचारक के तौर पर, समाजवादी मूल्यों के संरक्षक के तौर पर गढ़ी। बहुत मेहनत करी उन्होंने इस छवि को गढ़ने के लिए। छात्र राजनीति के दिनों में 1974 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शिरकत करना, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नाथ सिन्हा जैसे समाजवादियों के साथ चलना उनकी इस छवि में सहायक रहा। इस दौर में उनके साथ एक और नवयुवक अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटा था। वह युवक था लालू प्रसाद यादव। नीतीश और लालू प्रसाद यादव का मकसद एक था, राजनीति के जरिए सत्ता तक पहुंचना। एक मकसद के चलते दोनों कुछ समय के लिए सहयात्री बने, कुछ कदम साथ भी चले। लालू राजनीति के शुरुआती दौर में नीतीश से लेकिन कहीं आगे बढ़ते गए। वे जनता के बीच अपने ठेठ गवई अंदाज के चलते इतने लोकप्रिय हो गए थे कि मात्र 29 बरस की उम्र में जनता पार्टी ने उन्हें 1977 में लोकसभा का टिकट दे डाला। छपरा लोकसभा से चुनाव जीत वे सांसद बन गए। 1985 आते आते लालू का जादू पूरे बिहार में सर चढ़ के बोलने लगा था। 38 बरस की उम्र में वे बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष बना दिए गए थे। यह वही दौर था जब यह कहावत प्रचलित हुई, जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। इस दौर में नीतीश की राजनीतिक उपलब्धि लेकिन खास नहीं रही। एक तरफ लालू विधानसभा से लेकर विधानसभा तक हर चुनाव में जीत पर जीत दर्ज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नीतीश हार पर हार का सामना कर रहे थे। 1977 में हुए विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी के टिकट पर नालंदा जिले की हरनोट सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़े और जैसा आप सब जानते हैं 1977 में जितने चुनाव हुए उनमें कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्य विधानसभाओं के, और विपक्षी दलों के कैंडिडेट जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार हरनौत सीट से हार गए। वे लोकदल के टिकट पर वे 1980 में फिर खड़े हुए, जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस की वापसी का दौर था। उस बार भी वे हार गए।
1985 में नीतीश कुमार के खाते में पहली जीत दर्ज हुई जब वे लेक दल के टिकट पर हरनौत से चुनाव जीतकर विधायक बने। यह वही समय था, वही वर्ष था जब नीतीश पहली बार विधायक बने तो लालू प्रसाद यादव, जिनके साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करी थी, नेता विपक्ष बन गए थे। 1985 में नीतीश लालू यादव के जादू को समझ गए। वे समझ गए कि इस दौर में बिहार में उनको अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में खासी दिक्कत होगी। उन्होंने 1989 में लोकसभा चुनाव लड़ा और खुद की राजनीतिक जमीन को दिल्ली में तलाशना शुरू करा। विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में वे पहली बार मंत्री पद पाए और राज्य मंत्री बने। लालू यादव भी, देखिए गजब का इत्तेफाक है, लालू यादव भी पहली बार इन्हीं चुनावों में 1989 के चुनावों में लोकसभा के लिए लड़े, जीते और लोकसभा पहुंचे। लेकिन लालू को दिल्ली की राजनीति रास नहीं आई। उनका फोकस हमेशा बिहार की राजनीति रहा। 1990 में हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में जनता दल की सरकार बनी और लालू यादव बन गए मुख्यमंत्री। ये लालू के राजनीतिक शातिरपना या रणकौशल ही था कि वे उस समय जनता दल के सर्वेसर्वा विश्वनाथ प्रताप सिंह की इच्छा के विरुद्ध बिहार के मुख्यमंत्री बने। यहां तक कि यात्रा इन दोनों नेताओं ने एक साथ तय की। दोनों ही जनता दल के हिस्से थे। इसके बाद दोनों की राह अलग हो गई। लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक इतिहास रच दिया। उनके इस कदम से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार दिल्ली में गिर गई और इस चलते नीतीश कुमार पैदल हो गए। अब नीतीश कुमार का लालू से और जनता दल से और सेक्युलर राजनीति से मोहभंग होना शुरू हुआ। उन्होंने लालू प्रसाद की मुखालफत को और बिहार में लालू प्रसाद के कामकाज के तरीके को अपना केंद्र बनाया और उन्हें साथ मिला समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का। लालू प्रसाद की कार्यशैली से जॉर्ज फर्नांडिस खास, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 1995 में जनता दल तोड़ दिया और अपनी अलग पार्टी बना डाली, समता पार्टी। यहीं से यदि आप गौर करें, नीतीश कुमार की अवसरवादी राजनीति का असल दौर शुरू हुआ। खुद की छवि को लेकर खासे सतर्क रहे नीतीश कुमार एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का जाप करते रहे तो दूसरी तरफ घोर दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता सुख भोगने से भी वे नहीं चुके। 1998 में 1998 में वे अटल बिहारी सरकार का हिस्सा बने उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। वे एनडीए का हिस्सा थे, उनकी पार्टी समता पार्टी एनडीए का हिस्सा थी और उसके कोटे से वे रेल मंत्री बने। यहां पर इस बात को स्वीकारने में नीतीश के घोर विरोधी भी परहेज नहीं करते हैं कि बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार ने बहुत से ऐसे काम किए जिनसे उन्होंने एक नई छवि गढ़ने में सफलता पाई और वह छवि थी सुशासन बाबू की। बतौर रेल मंत्री नीतीश ने कई ऐसे कामों को अंजाम पहुंचाया जिससे एक ईमानदार और काम करने वाले मंत्री के रूप में उनकी पहचान बनी। लाल बहादुर शास्त्री जी की परंपरा का पालन करते हुए नीतीश कुमार ने तब खासी ख्याति अर्जित की जब 1999 अगस्त में पश्चिम बंगाल के गैसल में ब्रह्मपुत्र मेल दुर्घटना में 290 यात्रियों की मृत्यु हो गई तो नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे डाला था। अटल जी की दूसरी सरकार में वे एक बार फिर रेल मंत्री बनाए गए। उनके खाते में इस दौर में सेकंड टर्म में उनके खाते में आया टिकटों की इंटरनेट बुकिंग करना, देश भर में रेलवे टिकट काउंटरों की संख्या में वृद्धि करना और तत्काल रेलवे टिकट बुकिंग स्कीम को लागू करना, जिसके जरिए रेलवे में पूरी तरह पसर चुके दलालों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इसी बीच में रेल मंत्री का पद छोड़ के मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने भाजपा संग मिलकर बिहार में सरकार बनाने का भी प्रयास किया। वे 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने और 7 दिन बाद ही 10 मार्च 2000 को भूतपूर्व हो गए। ये उनका मुख्यमंत्री बनना केंद्र में भाजपा की सरकार होने के चलते संभव हो पाया था। दरअसल इन चुनावों में बिहार में किसी भी दल को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था
लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन वे भी बहुमत से दूर रहे। विनोद पांडे जो बड़े नौकरशाह थे, कैबिनेट सचिव रह चुके थे, उस दौर में बिहार के राज्यपाल थे। केंद्र से उनको डायरेक्शन जाता है कि नीतीश कुमार को पहले शपथ दिला दी जाए। भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को विश्वास था यदि उनको पहले से शपथ दिला दी गई तो वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना देंगे। यहां पर नीतीश कुमार की छवि को पहला डेंट लगा कि वे एक ईमानदार राजनेता हैं और लालू प्रसाद की अपराध और राजनीति की जो घालमेल लालू प्रसाद यादव ने बिहार में तैयार की थी, उससे अलग हटकर चलने वाले राजनेता हैं। इन 7 दिनों में जिन मित्रों को याद होगा उनको भी दोबारा याद दिलाना चाहता हूं और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक नीतीश कुमार ने हर उस शख्स से हाथ मिलाने का प्रयास किया जिसको वो पानी पी पी कर कोसते थे। उन सारे अपराधियों से, बिहार के उन सारे बाहुबली नेताओं से नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के लिए समर्थन मांगा। लेकिन तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद नीतीश कुमार 10 मार्च को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और वापस लौट के दिल्ली आ गए। उन्हें वापस अटल बिहारी सरकार में मंत्री बनाया गया, रेल मंत्रालय दोबारा दिया गया। नीतीश कुमार एनडीए में रहते लगातार सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बरकरार रखने का प्रयास किया। वे हमेशा एनडीए में रहते हुए भी अपने इस छवि को बरकरार रखने के लिए सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। भारत की गंगा जमुना संस्कृति का हमेशा बात किया करते थे, लेकिन सत्ता का सुख उन पर हमेशा हावी रहा। गुजरात दंगों के दौरान 2002 में उन्होंने नाना प्रकार से खुद के असहज होने की बात तो मीडिया के जरिए सामने रखी, लेकिन अटल बिहारी सरकार से इस्तीफा नहीं दिया जब गुजरात में दंगा हुआ था और गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी की जब सरकार थी। इस बीच अपने पुराने संगी साथियों का भी नीतीश कुमार ने सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया। जरूरत पूरी होने के बाद उन्हें तिरस्कृत किया और आगे बढ़ते गए। आप उदाहरण देख लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस हों, शरद यादव हों या कांग्रेस हो, सबके साथ उनके रिश्ते इस बात का जीवंत प्रमाण है। नीतीश की भाजपा संघ यात्रा कथित वैचारिक मतभेदों के बावजूद बहुत आराम से बगैर किसी मेजर अवरोध के चलती रही। 2005 में वे भाजपा के सहारे बिहार की कुर्सी में अंततः काबिज होने में सफल रहे। लालू यादव के भ्रष्ट दौर से त्रस्त बिहार के सामने नीतीश कुमार एकमात्र विकल्प थे। जात और धर्म की राजनीति, अकेले सुशासन बाबू होने की छवि नीतीश को सीएम बनाने में सफल नहीं हो सकती थी। इसके लिए उनको और ऐसी ताकत का जो उन्हें सत्ता तक, बिहार की सत्ता तक पहुंचा सके, जो धर्म के नाम पर भाजपा के सहारे उनको मिल गया। इसलिए दोनों का गठजोड़ लालू से बिहार को निजात दिलाने में सफल रहा। शादी लेकिन ये बेमैल रही, क्योंकि नीतीश बाबू अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहलाना पसंद करते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई भी मुगालता नहीं पाले रखे थी। जून 2010 तक ये रिश्ता ठीक ठाक चला। थोड़े बहुत अवरोध जो हर राजनीतिक गठबंधन में आते हैं रहे, लेकिन गाड़ी चलती रही। लेकिन जून 2010 में एक बड़ा विघ्न आ गया, और ये विघ्न आया गुजरात प्रदेश से। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं आकाश छूने लगी थी। उन्हें बिहार की गद्दी के सहारे देश की गद्दी का स्वप्न आने लगा था। लालू यादव के प्रशासन से त्रस्त बिहार में नीतीश राज में जो थोड़ी बहुत राहत दिखने लगी थी, वो सब आम बिहारी को वरदान लगने लगा था। कानून व्यवस्था में सुधार हो, बिजली में सुधार हो, सड़क में सुधार हो, ये सब बिहार के लिए और बिहारियों के लिए बड़ी सौगात था। मैं एक निजी संस्मरण आपको सुनाना चाहूँगा। मैं इस दौर में बिहार गया था नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने। मैं वहाँ के एक सबसे बड़े होटल में रुका था। शाम को मैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी एक साथी, और शायद वो उस समय विधायक भी थे, वे मुझे पान खिलाने के लिए ले गए रेलवे ट्रैक के बगल में एक पान की दुकान में। वहाँ पान खाते हुए मैंने जब सड़कों में गड्ढे देखे और
ओवरऑल जो पटना के हाल देखे, मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप लोग क्यों कहते हैं कि बिहार विकास की राह पर है, ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। पान की दुकान में उस होटल के मालिक खड़े थे, वे मुझ पर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यदि रात के 10 बजे आप रेलवे ट्रैक के पास बनी इस दुकान में पान खा पा रहे हैं तो समझिए बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा बदलाव बिहार में कानून व्यवस्था को सुधार के किया है। बाद में मुझे पता चला उस होटल के मालिक की दिन दहाड़े लालू राज में रंगदारी के चलते हत्या कर दी गई थी। इसलिए बिहार में जो छोटे मोटे सुधार नजर आए, सड़कें अच्छी बनी, बिजली आने लगी, कानून व्यवस्था सुधरी, बिहारियों के लिए वो बहुत बड़ा वरदान था और नीतीश कुमार की छवि बन गई सुशासन बाबू की। इसी छवि के चलते देश में भी उनका नाम होने लगा और उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद को पा लेने की तीव्र होती चली गई। नीतीश कुमार यह भी समझ रहे थे उस दौर में कि 2009 में जब आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया गया था एनडीए के पीएम उम्मीदवार के तौर पर और एनडीए पराजय मिली थी, तो अगले चुनाव यानी 2014 के चुनाव में आडवाणी जी को दोबारा प्रोजेक्ट करने की एनडीए नहीं करेगा। उन्हें यकीन था कि 2014 में एनडीए की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। उनकी राह में लेकिन आ खड़े हुए नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2009 की हार के बाद से ही अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर के स्थान पर अपना नया नायक तलाशने में जुट गया था। उसके सामने दो चेहरे थे, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे गुजरात के नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नज़रों में खुद को बेहतर साबित करने में जुटे थे। शिवराज सिंह चौहान थोड़ी लीड लेते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि उनके पीछे गुजरात के दंगों का दाग नहीं था। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को मूर्त रूप पहनाने के लिए दशकों से छटपटा रहा संघ दोनों को परखने में जुटा था। पूरा प्रयास किया जा रहा था कि इन दोनों में से एक को एनडीए का चेहरा बनाया जाए और दूसरी तरफ नीतीश बाबू खुद को यह चेहरा बनाने के लिए प्रयासरत थे। ऐसे में 2010 अक्टूबर में बिहार में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने संघ और भाजपा में भारी खलबली मचाने का काम किया। 2008 में बिहार ने भारी प्राकृतिक आपदा झेली थी। तब कई राज्यों ने बिहार सरकार को आर्थिक मदद पहुंचाई थी। गुजरात ने भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि तब बिहार को दी थी। जून 2010 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आगामी अक्टूबर 2010 के चुनावों के दृष्टिगत अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई और उसमें जाहिर था भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उसके सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए। नरेंद्र मोदी भी इस कार्यकारिणी में हिस्सा लेने पटना आए। उनकी आमद के दिन भाजपा ने बड़े विज्ञापन जारी किए जिसमें मोदी और नीतीश की तस्वीरें थीं और था 5 करोड़ की राहत का जिक्र जो 2008 में बिहार सरकार को मोदी सरकार ने दी थी। नीतीश कुमार इससे तिलमिला गए, या यूं कहा जा सकता है उन्हें एक मौका मिल गया नरेंद्र मोदी की मुखालफत का। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को बिहार की अस्मिता से जोड़ा और न केवल 5 करोड़ की धनराशि वापस देने का ऐलान कर दिया, बल्कि इसे कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशाने साध डाले। पहला, उन्होंने मुस्लिम मतों को रिझाने के लिए मोदी का विरोध किया और दूसरा, मोदी भविष्य में भाजपा के पीएम उम्मीदवार ना बन सकें, इसके लिए भाजपा को चेताया कि यदि वो मोदी को प्रोजेक्ट करती है अपने नेता के रूप में तो उनका और भाजपा का साथ टूट जाएगा। तात्कालिक तौर पर कहा जा सकता है कि उनका निशाना ठीक लगा। भाजपा नेतृत्व ने इस अपमान को चुपचाप पी लेने में ही भलाई समझी। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बंटती नजर आ रही थी। एक खेमा आडवाणी जी को 2014 में दोबारा प्रोजेक्ट करना चाहता था और यदि ये संभव ना हो, संघ ना माने, तो शिवराज सिंह चौहान को आगे करना चाहता था। ये खेमा था नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के घुर विरोधियों का खेमा। लेकिन
नीतीश कुमार का यह दांव भले ही तात्कालिक तौर पर सटीक लगता नजर आया, बाद में जाकर यह उन पर उल्टा पड़ गया। दरअसल ना तो संघ इस बात को भूला कि नीतीश कुमार ने मोदी को पटना में बुलाकर अपमानित किया और भाजपा के पूरे नेतृत्व को अपमानित किया। 10 जून को प्रस्तावित डिनर पार्टी को कैंसिल करके नीतीश कुमार ने भाजपा के सभी नेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था, लेकिन इन विज्ञापनों के आने के बाद उन्होंने एक तरफा इस भोज को कैंसिल कर दिया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारी अपमान झेलना पड़ा था। इस अपमान को ना तो मोदी भूले, ना भाजपा भूली, ना संघ भूला। 16 जून 2013 का दिन, मैं सीधे 2010 जून से 16 जून 2013 में आता हूं, जब नीतीश कुमार ने भाजपा पर दूसरा वार किया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 7 और 8 जून 2013 को में बुलाई गई थी। इस कार्यकारिणी में 2014 के चुनावों के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को तय किया जाना था। आडवाणी जी एवं भाजपा के कई बड़े नेता इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने गोवा नहीं पहुंचे। उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि संघ जो इशारा कर रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी को चेहरा बनाया जाए, उसका विरोध करने के लिए ये लोग इस बैठक में नहीं गए। संघ ने सीधे तो मोदी जी को अपना चेहरा घोषित नहीं किया, भाजपा का या एनडीए का प्रधानमंत्री चेहरा, लेकिन उनको चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया। ये एक स्टेप फॉरवर्ड था मोदी जी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने का। नीतीश कुमार इससे तिलमिला गए। उन्होंने 16 जून के दिन यकायकी एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और 11 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक उनकी सरकार में शामिल थे, उनको बर्खास्त कर दिया और लालू यादव के साथ हाथ मिला लिया। ये नीतीश की अवसरवादी राजनीति का एक नायाब नमूना था। नीतीश कुमार के इस कृत्य से कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। उन्होंने इसे विश्वासघात कह के पुकारा। भाजपा के नेता मुख्तार अली नकवी ने दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गीत सुनाया था। तब दुश्मन ना करे दोस्त ने वह काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। अपने इस एक्शन के चलते नीतीश कुमार एक बार फिर से धर्मनिरपेक्ष हो गए। 2014 में भारी बहुमत के साथ एनडीए लेकिन सत्ता में आ गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा पूरे देश में गूंजने लगा। नीतीश बाबू मोदी जी की इस लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे थे। एक अणे मार्ग यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में बैठे नीतीश कुमार अपने लिए नया रास्ता तलाशने में जुट गए। वे अब खुद को मोदी के बरस्क धर्मनिरपेक्ष ताकतों का चेहरा बनाने की कवायद में लगे थे। राज्य विधानसभा के लिए 2015 में हुए चुनाव में विपक्षी महागठबंधन ने जीत दर्ज करी और मुख्यमंत्री फिर से बन गए नीतीश कुमार और उनके साथ उप मुख्यमंत्री बनाए गए लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव। स्मरण रहे, सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार जी ने उन्हीं लालू यादव की पार्टी और सर के साथ गठबंधन स्वीकारने में हिचक नहीं दिखाई थी, जिनको वो बिहार की बदहाली का मूल कारण बताते नहीं अघाते थे। यही वो दौर था जब कांग्रेस में सोनिया गांधी बैकसीट लेने लगी थी और राहुल गांधी के हाथों में कमान आ गई थी। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी संग रिश्ते प्रगाढ़ करने शुरू कर दिए। इस बार उनका टारगेट था कांग्रेस के सहारे 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनकर उभरना। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए आतुर थे, ऐसा लगने लगा था। राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे थे कि राहुल के मुकाबले नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के ज्यादा भरोसेमंद चेहरे बन के उभरेंगे यदि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो। भाजपा विशेषकर मोदी विरोधी ताकतें भी नीतीश के पीछे आकर खड़ी होनी शुरू हो गई थी। बहुत स्पष्ट नजर आ रहा था कि 2019 से बहुत पहले ही नीतीश कुमार को
विपक्षी महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक नीतीश कुमार फिर पलटी मार गए। ये पलटी इस बार उन्होंने क्यों मारी, ये गुलाटी क्यों मारी, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, जो केंद्र में सरकार थी, उसकी मुखालफत कर रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात दंगों, जिनमें 2000 लोगों की जान गई, उसकी बात वो लगातार उठाते थे। अपने आप को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष नेता साबित करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन यकायक ही एक दिन उन्होंने 26 जुलाई 2017 को राष्ट्रवादी जनता दल के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। इस बार उन्होंने आधार बनाया लालू यादव के भ्रष्टाचार को। अब वो धर्मनिरपेक्षता को भूल गए। उन्होंने अचानक कहा कि लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाना उनके बस में नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि इस पूरी कहानी की पटकथा जो थी पहले से लिखी जाने लगी थी। 5 जुलाई 2017 को राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का एक मुकदमा दर्ज किया था। और इस मुकदमे के दर्ज होते ही नीतीश कुमार के तेवर कुछ कुछ बदलने लगे थे। इस मुकदमे में पूरे लालू यादव का नाम था। 26 जुलाई को नीतीश बाबू की अंतरात्मा एक बार फिर जाग गई और वे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर पाने में खुद को असहाय पाने लगे। धर्मनिरपेक्षता का आवरण उन्होंने त्याग दिया, लालू यादव का साथ छोड़ दिया। 27 जुलाई को उसका इनाम केंद्र सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए पूरे लालू यादव पर के परिवार पर एक मुकदमा दर्ज करके दिया। और इसी दिन, यानी कि अपने इस्तीफे के मात्र चंद घंटों बाद ही नीतीश बाबू 2015 में मिले मैंडेट को पूरी तरह अपमानित करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इस बार विश्वासघात चिल्लाने की बारी विपक्षी दलों की थी। स्वयं राहुल गांधी ने इसे पीठ में छुरा भौंकने की उपमा दी। तो ये थी नीतीश कुमार की अद्भुत राजनीतिक यात्रा। इसमें आया राम गया राम, विश्वासघात, सत्ता लोलुपता, महत्वाकांक्षा जैसे सभी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो एक मसालेदार बॉलीवुड फिल्म में पाए जाते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन सकते। इसके दो वैलिड कारण हैं। एक, प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत सशक्त चेहरा है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का। दूसरा, विपक्ष किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार पर भरोसा करने की गलती अब नहीं करेगा। ये अवसर वे अपनी अवसरवादिता के चलते गंवा चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीति बिहार तक सिमट गई राजनीति बनकर रह गई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये उनके पीएम यानी प्रधानमंत्री बनने के सपने की एंड ऑफ द रोड है। बिहार में भी ये कहा जा सकता है यह उनके राजनीतिक अवसान की शुरुआत का समय है। और इसे समझना कोई भारी गणित या रॉकेट साइंस नहीं है। अभी फेसबुक में मेरे मित्र देश के विख्यात कला समीक्षक अजीत राय जी टिप्पणी लिख रहे हैं कि यह कहना यह लगभग असंभव है, इट्स नॉट अ एंड ऑफ रोड फॉर नीतीश कुमार। तो मैं उनको समझाना चाहूँगा कि यह कोई बड़ी रॉकेट साइंस या गणित नहीं है। वर्तमान भाजपा नेतृत्व की कार्यशैली से ही इसे समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक यात्रा भी इस बात की गवाह है कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने भी नीतीश कुमार की तरह हर हथियार का सहारा लिया है। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षक थे जब वे गुजरात के सीएम थे। गुजरात दंगों के बाद पार्टी का एक बड़ा वर्ग, जिनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे, मोदी जी को हटाने का मन बना चुके थे। लेकिन आडवाणी जी ने तब ऐसा होने नहीं दिया। 2009 में प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार आडवाणी जी 2014 में भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने उनकी राह में रुकावट डाल दी। पार्टी तब स्पष्ट रूप से दो खेमों में विभाजित हो चुकी थी। एक जो मोदी विरोध के चलते आडवाणी जी के संग थे, तो दूसरा जो मोदी जी पर दांव लगा रहे थे। केंद्र में काबिज होने के बाद मोदी शाह की जोड़ी ने आडवाणी खेमे को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर डाला है। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 2019 में पूरे दमखम के साथ सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने, जो उन्होंने अपने बल पर
अपनी छवि के बल पर जो सत्ता हासिल करी, जिसमें देखा जाए तो उनको एनडीए की बैसाखी की भी जरूरत नहीं, वो नरेंद्र भाई मोदी भला नीतीश कुमार को अब क्यों ढोएंगे? भला वे अपने 2010 में वे अपमान को कैसे भूल जाएंगे? असंभव है, मोदी जी के चरित्र से मेल नहीं खाता है। भला कैसे और क्यों वे इस बात को भूल जाएंगे कि जब जब मौका मिला नीतीश कुमार ने पाला बदला, और पाला बदलते वक्त उन्होंने नरेंद्र मोदी की राजनीति को निशाना बनाया। आप चिराग पासवान का उदाहरण ले लीजिए। एनडीए से 3 माह पहले एकाएक ही चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध करने लगते हैं और एनडीए से अंतोगत्वा बाहर हो जाते हैं। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार कभी भी मित्र नहीं रहे, ये बात सब जानते हैं। इसके बावजूद दोनों एनडीए के साथी थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से ठीक 3 माह पहले चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के पुत्र, को नीतीश कुमार में इतनी सारी कमियां नजर आने लगी कि उन्होंने एनडीए से बाहर जाने का फैसला कर लिया। और एनडीए से बाहर जाने के बावजूद वे ताल ठोक के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, जहां पर उनके कैंडिडेट नहीं खड़े हुए हैं, और जहां जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं वहां पर भी वो एक कैंडिडेट ज्यादातर वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बागी कैंडिडेट हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं। चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि वे एनडीए में हैं, नीतीश के साथ नहीं है। यानी संकेत साफ दे रहे हैं कि चुनावों के बाद नतीजे यदि ऐसे आए कि चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाए, तो वे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देंगे मुख्यमंत्री बनने का। लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए से बाहर जाना इसलिए मेरी समझ से भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, और यदि यह मास्टर स्ट्रोक चल गया तो नीतीश बाबू कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरा उदाहरण है निषाद नेता, मल्लाह नेता मुकेश सहनी। मुकेश सहनी एक अजीबोगरीब वीआईपी पार्टी जो 2 साल पहले बनी है उसके नेता हैं। कोई चुनाव आज तक नहीं जीते हैं। निषाद या मल्लाह वोट लगभग 7 से 10% बिहार में पाए जाते हैं। मुकेश सहनी नौसिखिया हैं। इससे पहले वो स्टेज डेकोरेशन का काम किया करते थे मुंबई में। इसके बावजूद बीजेपी ने उनको तवज्जो दी और अपनी कोटे से 11 सीटें उनकी पार्टी को दी है। हो सकता है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी या ये वीआईपी पार्टी हार जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े लक्ष्य की ओर चल रही है। वो चाहती है निषाद वोट बैंक, जो कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में आता है, अति पिछड़ा वोट बैंक माना जाता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्टेज में भी जो महादलित, अति महादलित का फंडा नीतीश कुमार लाए थे, उसका हिस्सा ये मल्लाह या निषाद वोट बैंक है, और ये नीतीश कुमार का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के जरिए इस पर डाका डालने का काम कर रही है। अब यदि ये सेंधमारी हो गई तो कौन कमजोर होगा? नीतीश कुमार कमजोर होंगे। और यदि नहीं भी चली तो ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार एक बार फिर गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न अब उनका स्वप्न ही रहने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए अंग्रेजी की कहावत एंड ऑफ द रोड नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा पर विशेष रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने की यात्रा पर हर दृष्टिकोण से सही साबित होते नजर आ रही है। दोबारा मुलाकात होगी बिहार के चुनावों पर, चिराग पासवान पर, कांग्रेस पर, राष्ट्रीय जनता दल पर और अन्य पार्टियों के समीकरणों पर कुछ प्रकाश डालूंगा और प्रयास करेंगे समझने का कि इन चुनावों का नतीजा किस ओर जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।